तो हेलो एवरीवन। तो रेनाल्ड फिजियोलॉजी के इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे रास सिस्टम। ठीक है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम। ठीक है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का हमारे बॉडी में बहुत सारा काम होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो होता है हमारे ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना। ठीक है। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओके, ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो राज सिस्टम को हम लोगों को अच्छा से समझने के लिए, ठीक है ना, मान लेते हैं कि अ, किसी तरह से जो है मैं सर्कुलेटरी सिस्टम इंजर्ड हो गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, इंजरी हो गया मेरा किसी वजह से। तो हुआ क्या कि मेरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डैमेज हो गया और बहुत ज़्यादा जो है ब्लड का लॉस होने लगा। ठीक है, इंजर्ड हो गया, मान लेते हैं कि इंजर्ड हो गया, ठीक है, चाकू वाकू लग गया किसी तरह से, मतलब कोई हथियार लग गया किसी तरह से, गिरे उरे, ठीक है ना। तो हुआ क्या, मेनली हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया। ठीक है, अब ब्लड लॉस हो गया तो क्या होगा, हमारे सारे ऑर्गन्स में जो है वो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है ना, ब्लड का परफ्यूजन जो होगा वो स्लो हो जाएगा। तो हमारी किडनी में भी, ठीक है ना, हमारे किडनी में भी क्या होगा, हमारे किडनी में भी ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, हमारी किडनी में भी ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो किडनी में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा मतलब कि किडनी के अंदर में मेरा जितना भी नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन जो है हमारा किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, वो हम सब जानते हैं। तो नेफ्रॉन जो होता है हमारा किडनी में लगभग वन किडनी की अगर बात करें तो 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स, ठीक है ना, होते हैं लगभग वन किडनी में। ओके, ठीक है। तो हमारे नेफ्रॉन में जाने वाला ब्लड का फ्लो भी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो किडनी को लोग हटाते हैं, ठीक है ना, हम लोग समझते हैं नेफ्रॉन को, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैंने बना दिया नेफ्रॉन, ठीक है, ये मैंने बना दिया नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में आने वाला ब्लड है, ठीक है, किसके थ्रू आता है मेरा, आता है मेरा एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है ना। ये है मेरा क्या, ग्लोमेरुलर कैपिलरी डक्ट, और ये है मेरा इफरेंट आर्टरियोल। ओके, उसके बाद जो है ये इधर कन्वर्ट हो जाता है वेन में, और ये जो है मेरा चला जाता है इधर सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा है वेन। ओके, तो मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल से आने वाला ब्लड जो है मेरा नेफ्रॉन में, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा ब्लड फ्लो। तो एफरेंट आर्ट्रियोल में होता है मेरा स्मूथ मसल, ठीक, स्मूथ मसल होता है मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल में। तो एफरेंट आर्ट्रियोल में जो स्मूथ मसल होता है वो मॉडिफाइड होता है कुछ, ठीक है ना। जो मेरा ग्लोमेरुलर कैपिलरी से पहले, ठीक है ना, एफरेंट आर्ट्रियोल जो होता है उसका स्मूथ मसल जो होता है वो मॉडिफाइड रहता है थोड़ा सा, ठीक है, ये रहता है मॉडिफाइड। ओके, और ये जो मॉडिफिकेशन रहता है मेरा स्मूथ मसल का, ये क्या करता है, ये मेरा ब्लड प्रेशर को मेजर करता है।
एफरेंट आर्ट्रियोल से गुजरने वाले यहाँ पर ब्लड के प्रेशर को ये मेजर करता है, मतलब कि ये ब्लड प्रेशर मशीन से एक तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ से गुजरने वाले ब्लड के प्रेशर को ये मापते रहता है, ठीक है। तो जब मेरा यहाँ से कुछ इंजर्ड हो गया है मेरा, ठीक है ना, और ब्लड लॉस हो गया है, तो यहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज कर गया है। तो ब्लड फ्लो डिक्रीज कर गया है मतलब यहाँ ब्लड फ्लो, यहाँ से गुजरने वाला का जो है ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो ये जो इसका नाम है मेरा क्या, इसका नाम हो जाता है मेरा पॉल्किसिन, पॉल्किसिन सेल, ठीक है ना। तो ये पॉल्किसिन सेल जो होता है, पॉल्किसिन सेल, ये रिलीज करता है क्या, रेनिन। तो ये इंडोक्राइन, ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम की तरह भी काम करता है, कि छोटा सा इंडोक्राइन सिस्टम की तरह भी काम करता है। ये रिलीज करता है क्या, रेनिन। जब भी ये सेंस करता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर गया है, तो ये रिलीज करता है क्या, रेनिन, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो एक पहला ये रेनिन रिलीज हुआ। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर जो है इधर स्लोली स्लोली जाता है आगे, और यहाँ पर मेरे ग्लोमेरुलस में क्या होता है, फिल्टर होता है, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, फिल्टर होता है ये ब्लड। तो स्लो ब्लड गया है तो यहाँ पर कम ब्लड फिल्टर होगा। ओके, अब कम ब्लड फिल्टर होगा तो क्या होता है कि यहाँ से गुजरने वाला जो मेरा ट्यूबुलर फ्लूइड है वो भी मेरा स्लोली गुजरेगा, क्योंकि कम अमाउंट ऑफ यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है तो वो स्लोली गुजरेगा। यदि ज़्यादा अमाउंट में रहता तो यहाँ पर से फास्ट गुजरता ना फ्लूइड, लेकिन यह कम फिल्टर हुआ है तो स्लोली 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 यहाँ से गुजरता है, ठीक है ना। तो स्लोली 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 यहाँ से गुजरता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे नॉर्मली मेरा आता है ब्लड फ्लो जो रहता है नॉर्मली रहता है, नॉर्मली यहाँ फिल्ट्रेट होता है, नॉर्मली यहाँ पे फिल्ट्रेट होता है, नॉर्मली जिस स्पीड से यहाँ पे गुजरता है उसमें क्या होता है कि यहाँ 65% जो सोडियम है वो मेरा एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद जो असेंडिंग लिंब ऑफ लुबोफेनले है, ठीक है ना, उसे 25% ऑफ सोडियम जो है वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। और इधर पहुंचता है मात्र मात्र मेरा 10% ऑफ सोडियम, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पे मेरा रहता है कहाँ पे, एट द जंक्शन ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ लुबोफेनले एंड प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के जंक्शन में मेरा रहता है मॉडिफाइड सेल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैकुला डेंसा सेल, मैकुला डेंसा सेल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मैकुला डेंसा सेल। ओके, ये मैकुला डेंसा सेल जो होता है ना वो मेरा सोडियम एंड क्लोरीन को सेंस कर लेता है, यहाँ से गुजरने वाले सोडियम एंड क्लोरीन को ये क्या करता है, सेंस कर लेता है। ओके, ये कितना सोडियम गुजर रहा है, कितना क्लोरीन गुजर रहा है, तो नॉर्मली जैसे 10% गुजरता है जिसको ये सेंस कर लेता है, ठीक है। अच्छा, और जो मैकुला डेंसा और पोल्की सेंस के बीच में कोस कनेक्टिव टिश्यू रहता है, ठीक है ना, तो बोलते हैं लैसिक सेल, इसको बोलते हैं लैसिक सेल, ठीक है ना। और ये पूरा जो है, पूरा जो है वो एक साथ एक ऑपरेटस बनाता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus, ठीक है ना। जस्ट बिफोर द ग्लोमेरुलस रहता है इसलिए इसको बोलते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ से ब्लड फ्लो गुजरा, अब यहाँ पे जो था मेरा ब्लड फ्लो जो था वो डिक्रीज किया हुआ था, ब्लड प्रेशर डिक्रीज था, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज था तो पॉल्किसिन सेल जो है उसको सेंस किया, और ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज रहता है तो पॉल्किसिन सेल जो होता है वो रिलीज करता है रेनिन। ये इंडोक्राइन, ठीक है ना, एक इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, स्मॉल इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और रिलीज करता है ये रेनिन, ठीक है ना। ओके, अच्छा, तो यहाँ बैक टू आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब यहाँ ब्लड प्रेशर कम था तो ब्लड प्रेशर कम है तो कम फिल्ट्रेट यहाँ पे फिल्टर हुआ, और कम यहाँ ट्यूबुलर फ्लूइड आया तो धीरे 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 पास हो रहा है। तो अगर धीरे 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 यहाँ से मतलब ट्यूबुलर फ्लूइड पास करेगा तो जो ये प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल का सेल है उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा यहाँ के फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब करने का, यहाँ के फ्लूइड पे ज़्यादा काम करने का, तो धीरे धीरे गुजरता है। तो यहाँ से 65% जो नॉर्मली सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वो 65% से ज़्यादा यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है सोडियम एंड क्लोरीन का, ठीक है, ड्यू टू स्लोली स्लोली यहाँ पे जो ट्यूबुलर फ्लूइड गुजर रहा है उसके कारण, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी स्लोली स्लोली मतलब कि असेंडिंग लिंब ऑफ लुबोफेनले में गुजरेगा मेरा
ट्यूबुलर फ्लूइड, तो यहाँ से भी 25% की जगह इससे ज़्यादा मेरा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना 10% से कम 10% से कम सोडियम यहाँ पे पहुँच पाएगा। तो 10% से कम सोडियम यहाँ पे पहुँच पाएगा, तो इसको सेंस कर लेता है मेरा मैकुलर डेंसर सेल, और मैकुलर डेंसर सेल इसको पहुँचेगा तो ये स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, स्टिमुलेट करता है मेरा पॉल्किसिन सेल को। और पॉल्किसिन सेल ठीक है ना, किस लिए स्टिमुलेट करता है, क्योंकि जब यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन का जो अमाउंट है वो कम आ रहा है, तो इसको लगता है कि जीएफआर, इसको लग जाता है कि जीएफआर कम है, ठीक है ना, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, फिल्ट्रेट कम है, तो फिल्ट्रेट कम है इसीलिए सोडियम और क्लोरीन जो है वो कम आ रहा है। तो फिल्ट्रेट बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, फिल्ट्रेट बढ़ाने के लिए ये क्या करता है, पोटेशियम को स्टिमुलेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा रेनिन को रिलीज करने के लिए। तो ये जो है ऑन द इफेक्ट ऑफ मैकुलर डेंसर सेल और ज़्यादा मतलब रेनिन को रिलीज करता है। तो फर्स्ट केस यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट केस यहाँ रेनिन रिलीज हो रहा है ड्यू टू पॉल्किसिन सेल के कारण, पॉल्किसिन सेल जो है, ठीक है ना, वो मेरा रिलीज करा रहा है रेनिन, ठीक है ना, रेनिन रिलीज, ठीक है ना। दूसरा जो है वो मेरा रिलीज करा रहा है कौन, मैकुलर डेंसर सेल, ठीक है ना। रेनिन जो है पॉल्किसिन रिलीज करा रहा है ड्यू टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये मेरा काम कर रहा है, पॉल्किसिन जो है वो मेरा काम कर रहा है एज अ बैरो रिसेप्टर, एज अ बैरो रिसेप्टर जो है मेरा पॉल्किसिन सेल काम कर रहा है, इधर से गुजरने वाले ब्लड प्रेशर को माप दे रहा है। अच्छा, मैकुलर डेंसर सेल जो है ये काम कर रहा है एज अ कीमो रिसेप्टर, ठीक है, ये काम कर रहा है मेरा एज अ कीमो रिसेप्टर काम कर रहा है, इधर से गुजरने वाले सोडियम क्लोराइड को सेंस कर रहा है, और जैसे कम आ रहा है तो उसको लग रहा है कि ये जीएफआर कम है, तो ये बोलता है पॉल्किसिन सेल को स्टिमुलेट करता है और उससे रेनिन को रिलीज कराता है, ठीक है। अच्छा, दो कारण हो गए यहाँ पे रेनिन को रिलीज करने का, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ रहता है मेरा कैरोटिड साइनस, ठीक है ना, नेक में रहता है मेरा कैरोटिड साइनस। तो कैरोटिड साइनस जो रहता है ना वो भी बैरो रिसेप्टर की तरह काम करता है, ये भी जो है मेरा ब्लड प्रेशर को सेंस कर लेता है, अगर कम ब्लड प्रेशर गुजर रहा है तो इसको ये सेंस कर लेता है, और ये सिग्नल भेजता है मेरा कहाँ पे, ये मेरा सिग्नल भेजता है सीधे सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। ये मेरा सिग्नल भेजता है थ्रू ये सिग्नल भेजता है ग्लोसोफरेंजियल नर्व, नाइन्थ क्रेनियल नर्व होता है क्या, ग्लोसोफरेंजियल नर्व, उसके द्वारा उसके सारे ये क्या करता है मेरा सिग्नल भेजता है, ओके। तो ये सिग्नल भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और ये जैसे यहाँ पे मेरा सिग्नल भेजता है तो ये एक्टिवेट करता है मेरा किसको, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, पहले सेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, सॉरी, ये जो है एक्टिवेशन होता है यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है बहुत सारा निकलता है यहाँ से, जिसमें से एक जाता है मेरा पॉल्किसिन सेल पे, और पॉल्किसिन सेल पे मेरा रहता है क्या, बीटा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर, बीटा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर रहता है यहाँ पे, ठीक है, पॉल्किसिन सेल पे। तो बीटा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर जो रहता है वो रिसेप्टर रहता है मेरा किसके लिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए यहाँ पे रिसेप्टर रहता है, तो यहाँ से रिलीज करता है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्या रिलीज करता है, नॉन एड्रेनलिन, ठीक है ना। तो ये जब आता है और स्टिमुलेट करता है हमारा पॉल्किसिन सेल को, तो ये और से और ज़्यादा ये जो क्या है रेनिन जो है वो रिलीज करता है पॉल्किसिन सेल। तो थर्ड नंबर में रेनिन का रिलीज होता है ड्यू टू सिंपैथेटिक
नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कौन करवाता है, इसको स्टिमुलेट करवाता कौन है, स्टिमुलेटेड बाय कौन, स्टिमुलेटेड बाय कैरोटिड साइनस, ठीक है ना। ये स्टिमुलेट करवाता है, स्टिमुलेट होता है कैरोटिड साइनस। तो तीन तरह से यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, रेनिन का रिलीज हो रहा है। पहला कौन रिलीज, जब पहला कैसे रिलीज हो रहा है, जब मेरा ब्लड प्रेशर कम आ रहा है और उसको सेंस करता है मेरा पोल्किसिन सेल एज अ बैरो रिसेप्टर। दूसरा जो है मेरा जब सेंस करता है मैकुलर डेंसर सेल कि मेरा सोडियम कम आ रहा है, तो उसको उससे लगता है कि जीएफआर कम है, ठीक है ना, मतलब ब्लड प्रेशर कम है, तो वो स्टिमुलेट कराता है, स्टिमुलेट करता है पोल्किसिन सेल को, जो कि रिलीज करता है मेरा रेनिन को। तीसरी बात है मेरा कैरोटिड साइनस में भी बैरोरिसेप्टर रहता है, बैरोरिसेप्टर रहता है जो कि मेरा सेंस करता है ब्लड प्रेशर को, और वहाँ से वो सिग्नल भेजता है टू द नाइन्थ क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे वो सिग्नल जाता है, फिर वहाँ स्टिमुलेशन होता है मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट करता है मेरा पोल्किसिन सेल को। वहाँ पे रिसेप्टर रहता है मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए बीटा 1 एडरेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है ना। तो वो स्टिमुलेट होता है वहाँ पे, और वहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा रेनिन को रिलीज़ करता है पोल्किसिन सेल। तो ये तीन मेरा मैकेनिज्म होता है जिससे कि मेरा रेनिन रिलीज होता है। अब आगे क्या होता है, ठीक है, अब आगे मेरा होगा क्या कि यहाँ से मेरा रेनिन निकला, हो जाता है मेरा ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, कहाँ पे, लीवर में, ठीक है ना, लीवर में जाता है, ठीक है। अब लीवर जो है, लीवर का हेपेटोसाइट सेल है, वो बहुत सारा मेरा प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो वहीं से एक प्रोटीन है, तो उन्हीं में से एक प्रोटीन होता है मेरा एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है ना। तो ये रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में चेंज कर देता है, ठीक है ना। यहाँ जो ये रेनिन आया, ये रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है ना। और ये एंजियोटेंसिनोजन को चेंज कर देता है मेरा रेनिन, ठीक है ना। एंजियोटेंसिनोजन को मेरा चेंज करता है रेनिन किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है मेरा, वो गुजरता है किससे, लंग्स से, सॉरी, ये है मेरा लंग्स, ठीक है ना। अच्छा से डायग्राम नहीं बना हुआ है, ठीक है, जो भी बना ये लंग्स बना, ठीक है। ये गुजरता है मेरा लंग्स से, और लंग्स के इंडोथेलियल सेल में, ठीक है ना, ठीक है, लंग्स के इंडोथेलियल सेल में एंजाइम्स रहता है मेरा, ठीक है ना। कौन एंजाइम्स रहता है मेरा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और एंजियोटेंसिन 1 पे, ठीक है ना, एंजियोटेंसिन 1 पे ये काम करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये चेंज कर देता है मेरा एंजियोटेंसिन 2,
एंजियोटेंसिन 2 में। ओके, तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो एंजियोटेंसिन 1 जो कि मेरा डेकामर रहता है, इसमें रहता है मेरा 10 अमीनो एसिड, और एंजियोटेंसिन 2 में रहता है मेरा 8 अमीनो एसिड ऑक्टामर, ठीक है ना, इसको तोड़ देता है। तो इसके अलावा जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदलने के अलावा एक और काम करता है। वो क्या काम करता है? ये ब्रेडिकाइनिन को तोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 जो है जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ठीक है ना, ये क्या करता है? मेरा ब्रेडिकाइनिन को क्या करता है? तोड़ देता है, ब्रेक। ब्रेडिकाइनिन जो होता है, तो ब्रेडिकाइनिन जो होता है हमारा, वो क्या करता है? वो वैसो डायलेटर रहता है, ठीक है ना, और एंजियोटेंसिन 2 है जो है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर रहता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक समझ गए कि रेनिन का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, और रेनिन जो है वो मेरा क्या कर रहा है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर रहा है, और एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। यहाँ तक समझिए। अब समझते हैं कि ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है, उसका कार्य क्या क्या है, ये कैसे जो है मेरा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। मेनली जो ये एंजियोटेंसिन 2 है उसी का काम रहता है कि ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करना। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है हमारा, तो एंजियोटेंसिन 2 जो है उसका मेरा पहला काम होता है, ठीक है ना, एंजियोटेंसिन 2 का मेरा पहला काम होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है ना। पहला काम क्या होता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, चलिए तो बात करते हैं। चलिए, तो जो मेरा पहला काम वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो जो मेरा एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर रहता है वो मेरा आर्ट्रियोल के पास भी रहता है मेरा रिसेप्टर, ठीक है ना, और वेन्यूल्स के पास भी मेरा एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर रहता है। ओके, वेन्यूल्स के पास भी वेन्स के पास भी वेन्यूल्स के पास भी मेरा एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर रहता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले मेरा ब्लड वॉल्यूम घट गया है, ठीक है ना, ब्लड वॉल्यूम मेरा घट गया है, तो हमको ब्लड वॉल्यूम घट गया है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाना होगा, ठीक है ना। ब्लड वॉल्यूम घटा तो ब्लड प्रेशर भी घटा, तो ब्लड प्रेशर को हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करता है ये एंजियोटेंसिन 2, इसका रिसेप्टर रहता है मेरा कहाँ पे? वेन्स में भी, वेन्यूल्स में भी। तो इसको क्या करता है? ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। क्या करता है? इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। अब इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ये, ठीक है ना, तो ये जो ब्लड फ्लो है मेरा वेन्स में वो बढ़ जाएगा। वेन्स में मेरा लगभग ब्लड की हम बात करें तो 70% ब्लड जो रहता है वो मेरा वेन्स में रहता है, क्योंकि ये मेरा इसका ल्यूमेन ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो मेरा
70% जो ब्लड रहता है वो मेरा वेन्स में रहता है। तो इसको कांस्टेंट कर देंगे तो यहाँ से ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा तो मेरा राइट हार्ट में ज़्यादा मेरा स्पीड से मतलब कि ब्लड आएगा, ठीक है ना। मतलब कि ज़्यादा स्पीड से मेरा राइट हार्ट में ब्लड आएगा, ठीक है ना। वेनस रिटर्न जो है वो मेरा बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा तो इधर भी मेरा ब्लड बढ़ेगा और मेरा लेफ्ट हार्ट में भी मेरा ब्लड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो होगा क्या कि जब मेरा वेनस कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो ब्लड फ्लो जो है वो क्या होगा, मेरा इंक्रीज कर जाएगा। जब वेन्यूल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो ब्लड फ्लो जो है वो मेरा इंक्रीज कर जाएगा, और ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा तो मेरा ज़्यादा स्पीड से मेरा राइट हार्ट में ब्लड आएगा, और राइट हार्ट में ज़्यादा स्पीड से ब्लड आएगा तो मेरा लेफ्ट हार्ट में भी स्पीड से ब्लड आएगा। अब स्पीड से ब्लड आएगा तो ज़्यादा ब्लड आएगा, ठीक है ना। अब ज़्यादा ब्लड आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा ब्लड यहाँ पे आएगा मेरा तो वेनस रिटर्न यहाँ पे इंक्रीज होगा तो प्री लोड भी इंक्रीज होगा। अब प्री लोड इंक्रीज होगा तो यहाँ स्ट्रेच होगा, ठीक है ना, लेफ्ट हार्ट में स्ट्रेच होगा। अब लेफ्ट हार्ट स्ट्रेच होगा तो जितना मतलब कि ये स्ट्रेच ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा से ये कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा लेफ्ट हार्ट, और कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ज़्यादा होगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा, और कार्डियक आउटपुट अगर ज़्यादा होगा तो मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हुआ, ये हो गया कि मैंने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज किया उसके बाद। अब अगर हम बात करें अगर जो है मेरा एंजियोटेंसिन 2 जो है मेरा आर्ट्रियोल में काम करता है तो क्या होगा, आर्ट्रियोल में काम करेगा तो ये आर्ट्रियोल को मोर कंस्ट्रिक्ट कर देगा। अब बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर देगा तो ज़्यादा ब्लड फ्लो जो है वो आर्ट्रियोल से इधर गुजर नहीं पाता है, ठीक है। ज़्यादा ब्लड जो है वो आर्ट्रियोल से गुजर नहीं पाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इधर मतलब कि प्रेजेंट रहता है मेरा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेजेंट रहेगा तो मेरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों जो है वहाँ यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। तो ये पहला जो एंजियोटेंसिन काम कर रहा है वो काम करता है मेरा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस का, ठीक है, जिससे कि मेरा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करा देता है, ठीक है। ओके, दूसरा जो ये काम करता है, ठीक है ना, दूसरा जो ये काम करता है वो काम करता है मेरा एड्रिनल ग्लैंड पे, एड्रिनल ग्लैंड के जोना ग्लोमेरुलोसा पे, ठीक है ना। ये एड्रिनल ग्लैंड के जोना ग्लोमेरुलोसा में रिसेप्टर रहता है फॉर द एंजियोटेंसिन 2, तो वहाँ पे जाके काम करता है। ये हो गया दूसरा नंबर में, ठीक है ना, वहाँ पे जाके काम करता है। और यहाँ से ये क्या करवाता है, रिलीज करवाता है किसको, यहाँ से ये रिलीज करवाता है, ठीक है ना, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर से यहाँ से रिलीज करवाता है किस चीज़ को, एल्डोस्टेरोन को, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन जो है वो जाता कहाँ है, वो जाता है मेरा प्रिंसिपल सेल पे, ठीक है। प्रिंसिपल सेल प्रेजेंट कहाँ रहता है, प्रिंसिपल सेल मेरा प्रेजेंट रहता है लेफ्ट डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, ठीक है ना, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट एंड मिडलरी कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि ये एल्डोस्टेरोन जो है वो जाता है प्रिंसिपल सेल में, तो प्रिंसिपल सेल मेरा प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। तो प्रिंसिपल सेल पे ये क्या करवाता है, ये जाता है प्रिंसिपल सेल पे, ठीक है। तो प्रिंसिपल सेल में क्या आता है मेरा एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन जो है ना प्रिंसिपल सेल में आके इसका एक रिसेप्टर रहता है, ठीक है ना, ये एल्डोस्टेरोन जो कि आता है, इसका रिसेप्टर रहता है अंदर में, ठीक है ना। और ये जब रिसेप्टर में आता है तो यहाँ जो मेरा जीन्स रहता है, ठीक है ना, वो जीन्स रहता है, 3 जीन्स रहता है जिसको एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। तो वो जीन्स को एक्टिवेट करता है तो वो जीन्स जो है, पहला जीन जो है वो क्या करता है मेरा, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, और मोर एंड मोर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो है वो प्रेजेंट करा देता है मेरा बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रिंसिपल सेल, ठीक है ना। और दूसरा सेल 3 तरह का यहाँ पे जीन्स रहता है। दूसरा जीन्स जो रहता है वो मेरा सोडियम चैनल को, ठीक है ना, सोडियम चैनल को इन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन इंक्रीज करा देता है। और तीसरा जो जीन रहता है वो मेरा
पोटेशियम चैनल के पोटेशियम चैनल को इंक्रीज करा देता है। ठीक है, तो 3 तरह के यहाँ पे जीन्स रहते हैं जो कि मेरा प्रोडक्शन करते हैं किसका, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप हो सकते हैं। दूसरा मेरा जो प्रोडक्शन करता है मेरा सोडियम चैनल का और पोटेशियम चैनल का। तो सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल मेरा प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, मेरा ल्यूमिनल ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में, और जो मेरा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है वो मेरा प्रेजेंट रहता है बेसोलेटर मेम्ब्रेन में। तो इससे होता क्या है, ठीक है, इससे होता क्या है, इससे होगा क्या कि सोडियम पोटेशियम जो एटीपीएस का अगर संख्या ज़्यादा करवा दिया तो सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम अगर बाहर निकलेगा तो यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम जो है ल्यूमेन से सेल्स के अंदर आएगा, और पोटेशियम चैनल से उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोटेशियम बाहर जाएगा। ठीक है ना। तो ओवरऑल एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि सोडियम सोडियम इनक्लोरियम मतलब साल्ट का इंटेक को इंक्रीज करा देता है, और ये साल्ट का इंटेक इंक्रीज करा देगा, सोडियम का जो इंटेक इंक्रीज करा देगा, तो उसके साथ वाटर का इंटेक भी बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर है वो साल्ट के पीछे पीछे भागता है। ठीक है ना। तो सोडियम का अपटेक बढ़ने से मेरा जो है वाटर का भी इंटेक बढ़ जाता है। तो सोडियम और वाटर का जो वाटर का इंटेक बढ़ जाता है तो मेरा फ्लूइड जो है हमारे बॉडी में वो बढ़ जाता है। और फ्लूइड ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर वही सी बात है, फ्लूइड अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो वेनस से मेरा जो आ रहा है मेरा राइट हार्ट में ब्लड वॉल्यूम वो बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फिर मेरा इधर भी प्रीलोड भी बढ़ जाएगा। प्रीलोड बढ़ जाएगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगा तो मेरा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो मेरा सिस्टमिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और उसी तरह फिर अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये काम होता है मेरा एल्डोस्टेरोन का। ओके, तो ये कराता है दूसरा काम। ठीक है, चलिए। अच्छा, तीसरा काम जो होता है मेरा, तीसरा काम जो ये एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन जो है वो कराता है मेरा क्या, ये जो है वो जाता है मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तीसरा काम ये करवाता है मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। तो सीनियस में जाके ये क्या करता है, तो हाइपोथैलेमस में रहता है एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर। ठीक है ना। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो जाता है हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो मेरा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस को मतलब कि स्टिमुलेट करता है, और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है वो मेरा रिलीज करता है क्या, एटीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन को। ठीक है ना, जो कि मेरा स्टोर रहता है किसमें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है वो मेरा रिलीज होता है मेरा एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो मेरा रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, तो अब ये एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो भी जाता है मेरा किस में, प्रिंसिपल सेल में। ठीक है, तो प्रिंसिपल सेल में जो है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करवाता है, वाटर के अपटेक को बढ़ा देता है। ठीक है ना। इसमें भी एडीएच आता है, तो एडीएच का यहाँ पे रहता है मेरा क्या, रिसेप्टर। फिर यहाँ पे बहुत सारा काम होता है एडीएच का। ठीक है ना। एडीएच जो है वो मेरा यहाँ कौन सा रिसेप्टर, सर्पेटाइन रिसेप्टर रहता है, वो कि सर्पेटाइन रिसेप्टर जो रहता है मेरा एक्टिवेट करता है मेरा जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को। ठीक है ना। फिर जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन जो है वो मेरा एक्टिवेट करता है एडिनाइलिन साइक्लेज को, और एडिनाइलिन साइक्लेज जो है वो मेरा एटीपी को साइक्लिक एमपी में चेंज करता है, और साइक्लिक एमपी जो है वो मेरा स्टिमुलेट करता है किसको, प्रोटीन काइनेज ए को। ठीक है ना, प्रोटीन काइनेज ए को। और प्रोटीन काइनेज ए जो है फॉस्फोराइलेशन करता है मेरा किसको, जो अंदर में वेसिकल्स रहता है, अंदर में जो वेसिकल्स रहता है जिसमें मेरा एक्वापोरिन्स रहता है उसको मेरा स्टिमुलेट करता है, जिससे कि फॉस्फोराइलेशन हो जाने के बाद ये मेरा एक्वापोरिन जो है वो मेरा ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में जाके फ्यूज़ करता है, और यहाँ हो जाता है मेरा क्या, क्या हो जाता है यहाँ जाके एक्वापोरिन जो है वो मेरा फ्यूज हो जाता है। तो एक्वापोरिन का संख्या पे ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि एक्वापोरिन जो रहता है वो मेरा ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में एब्सेंट रहता है। ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में एक्वापोरिन जो रहता है वो एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो जब मेरा एडीएच आता है तो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में जो है वो एक्वापोरिन आ जाता है, जिससे कि मेरा वाटर इंटेक बढ़ जाता है। तो एडीएच जो है वो क्या कराता है मेरा वाटर इंटेक को मेरा प्रिंसिपल सेल से इंक्रीज करा देता है, और इधर मेरा पहले से रहता है। ठीक है ना, क्या
एक्वापोरिन वाटर चैनल, तो इससे वाटर इंटेक को बढ़ा देता है। वाटर इंटेक को बढ़ा देता है तो वही हो जाएगा, वाटर इंटेक बढ़ा जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मेरा वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा, वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा तो मेरा प्रीलोड बढ़ जाएगा, प्रीलोड बढ़ जाएगा तो मेरा क्या होता है कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यही होता है, तीसरा काम इसका ये हो गया, ओके। अच्छा, चौथे काम की अगर हम बात करें इसका, ठीक है ना, चौथा काम का इसका अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, चौथा काम सबसे मुख्य काम क्या करता है ये, कि ये मेरा जितना भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, पूरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये पूरा की पूरा एक्टिवेट करा देता है, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है ना। करता क्या है कि सबसे पहले ये क्या करता है, सेंट्रल जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर देता है। उसके बाद ये क्या करता है, ठीक ना, उसके बाद ये क्या करता है कि जो गैंग्लियन है, ठीक ना, सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट करा देता है, ठीक है ना। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक जो है वो क्या कराता है मेरा, जहाँ पे ये जो सप्लाई करता है, जैसे कि मसल्स, ठीक है ना, मसल्स पे सप्लाई कर रहा है, वो मेरा वेनस मसल, वेनस स्मूथ मसल हो सकता है, या फिर मेरा आर्टियोल स्मूथ मसल हो सकता है, या फिर मेरा हार्ट हो सकता है। तो वहाँ जो, ठीक है, वहाँ जो मेरा नॉन इपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, नॉन इपिनेफ्रिन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो नॉर्मली जो होता है 80% नॉन इपिनेफ्रिन जो रिलीज़ होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीअपटेक हो जाता है, ठीक है ना। तो जो रीअपटेक हो जाता है 80% मेरा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अपटेक हो जाता है, ठीक है। तो जो मेरा क्या ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिलीज कराता है नॉन एपिनेफ्रिन को, और उसके अपटेक को जो है वो डिक्रीज करा देता है, ठीक है ना, उसके अपटेक को क्या करा देता है, डिक्रीज करा देता है। तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ यहाँ पे नॉन एपिनेफ्रिन प्रेजेंट रहता है। तो नॉन एपिनेफ्रिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, मसल्स पे काम करेगा। अच्छा, दूसरा काम ये एक और काम करता है कि ये जो मेरा टारगेट ऑर्गन है वहाँ के नॉन एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर को भी इंक्रीज करा देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में नॉन एपिनेफ्रिन को प्रेजेंट करा दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो टारगेट ऑर्गन है उसका रिसेप्टर को भी इंक्रीज करा दिया। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कराता है ये जो स्टिमुलेट करा देता है मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, मेरा एंजियोटेंसिन 2, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मेरा जो मसल्स है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। अब वही बात है कि यहाँ पे अगर वेनस का कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगा तो मेरा वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मेरा आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ब्लड यहाँ से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पाएगा तो इधर मेरा बच जाएगा, तो उस तरह से मेरा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो चौथा काम ये करता है मेरा स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पांचवा नंबर ये क्या करता है कि जो मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो थ्रस्ट सेंटर है, थ्रस्ट सेंटर जो है उसको ये एक्टिवेट करा देता है। अब थ्रस्ट सेंटर जो मेरा हमारे ब्रेन में है उसको एक्टिवेट करा देगा, तो जब भी मेरा ब्लड जो है वो ज़्यादा बहेगा, ठीक है ना, तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगेगा, ताकि जो है मेरा ब्लड वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज़ करे हमारे बॉडी में, और ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन हो, ठीक है ना। अगर ब्लड वॉल्यूम अगर मेरा बढ़ जाएगा तो वही जो पहले से देखते हैं, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसके थ्रू मेरा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो जाएगा। तो ये 5 काम जो है वो कराता है मेरा कौन, ये 5 काम जो है वो मेरा कराता है एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। तो ये हो गया फिजियोलॉजी, ठीक है ना, मेरा रास का फिजियोलॉजी। अच्छा, इसे अगर हम पैथोलॉजी देखें ना, तो किसी किसी पेशेंट में होता क्या है कि क्रोनिकली जो है ना वो रास एक्टिवेट हो जाता है। कैसे, किसी पेशेंट में जो है जैसे कि कोई डिजीज़ है, क्रोनिक कंजेस्टिव
कार्डियक फेलियर है, ठीक है ना, क्रोनिक कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, ठीक है ना। तो होता क्या है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या होता है कि मेरा जो एंजियोटेंसिन और देखिए कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर तो क्या होगा मेरा कि पंप अच्छा से नहीं होगा, अच्छा से पंप नहीं कर पाएगा मेरा हार्ट, ठीक है ना। तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा तो सारे मेरे ऑर्गन्स में जो है वे कम ब्लड फ्लो करेगा, तो कम ब्लड फ्लो करेगा तो किडनी में भी कम ब्लड फ्लो करेगा। अब किडनी में भी मेरा ब्लड फ्लो कम आ रहा है तो किडनी जो है वो रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। अब रास सिस्टम को अगर एक्टिवेट कर दिया किडनी तो मेरा एंजियोटेंसिन, ठीक है ना, एंजियोटेंसिन 2 का अमाउंट जो है बढ़ जाएगा, एल्डोस्टेरोन का अमाउंट बढ़ जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना, ये जो है दोनों क्या करता है, हार्ट में इसका रिसेप्टर रहता है और यहाँ जाके जो है ना ये इसका हाइपरट्रोफी करा देता है, हार्ट का ये हाइपरट्रोफी करा देता है। तो हार्ट का हाइपरट्रोफी करा देता है तो क्या होता है इसमें ये हार्ट का हाइपरट्रोफी कराता है कैसे, प्रोटोन कोचिंग का एक्युमुलेशन करा देता है, प्रोटोन कोचिंग का एक्टिवेट कर देता है। तो प्रोटोन कोचिंग को एक्टिवेट कर देगा तो क्या होता है मेरा ग्रोथ फैक्टर का प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ग्रोथ फैक्टर का मतलब कि बढ़ने लगता है, ग्रोथ फैक्टर का प्रोडक्शन होने लगता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि ना हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट हो जाता है, इससे इसके बाद जो होता है ना कार्डियक रिमॉडलिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक रिमॉडलिंग हो जाता है। तो कार्डियक रिमॉडलिंग हो जाता है तो क्या होता है ना कि जो इसका वर्कलोड है ना कॉन्ट्रैक्टिलिटी का वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब वर्कलोड कॉन्ट्रैक्टिलिटी का इंक्रीज़ कर जाएगा तो ये और ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, तो जो है ना सिचुएशन और भी ख़राब होते जाता है। इसीलिए अगर किसी पेशेंट को कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है तो उसको एस इनहिबिटर देते हैं या फिर हम लोग क्या करेंगे बीटा ब्लॉकर देंगे, एस इनहिबिटर देंगे या फिर हम लोग एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना, एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉक कर देंगे या फिर एज इनहिबिटर देंगे जिससे कि मेरा एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वर्क नहीं कर पाए, ठीक है ना, रास थोड़ा सा डिक्रीज़ कर जाए, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी मेरे रास की। हम लोगों ने देखा कि ब्लड फ्लो कैसे कम होता है, तो कम अगर होता है तो रेनिन कैसे कैसे मेरा निकलता है, किस किस 3 मैकेनिज्म से रेनिन निकलता है और रेनिन जो है कैसे मेरा एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिन 2 के क्या क्या काम होता है वो हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोग देखे कि वेस्क्यूलो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है ना, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, फिर मेरा वेन्यूल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद ये हम लोगों ने देखा कि एल्डोस्टेरोन का रिलीज़ कराता है, फिर एडीएच का रिलीज़ कराता है, ठीक है ना, थ्रस्ट सेंटर को मतलब एक्टिवेट करा देता है। और हम लोगों ने देखा कि स्टिमुलेट कराता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, ठीक है ना। तो ये सारी थी कहानी हमारी रास की, ठीक है। तो यहाँ मैंने रीनल फिजियोलॉजी को लगभग पढ़ लिया, ठीक है ना। इसके बाद और भी पढ़ेंगे बट अभी के लिए इतना ही, ठीक है ना। तो आगे और पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।